नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अब आपकी तैयारी भी एकदम सही दिशा में चल रही होगी। बेहतर तरीके से आप अपने लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे होंगे। आज का जो आपका ये सेशन है, क्योंकि कल का जो सेशन था उसमें वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं थी, आप कह लीजिए शून्य थी, जिसके चलते कल का जो सेशन था हमारा वो विधिवत नहीं हो पाया था। कई सारी समस्याएं थी, हालांकि प्रश्नों को हमने देखा था, लेकिन आप जानते हैं प्रत्येक सेशन में प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियां भी होती हैं और वो जानकारियां सही तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बार फिर से उसी सेशन को रिपीट कर रहा हूं। कल जिनके प्रश्न गलत हुए थे, यदि आपने अपना मूल्यांकन किया होगा तो आज आपके 100% प्रश्न सही होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का जो गया में आयोजित अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। आपको बता दें 10:30 पर, इस क्लास की समाप्ति के बाद 10:30 पर हम पुनः लाइव मिलेंगे, जहां पे हम आज का मूल्यांकन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और आज का ये जो मूल्यांकन होगा इसके बारे में मैं बता दूं कि इसका जो आप कह सकते हो ये जो मूल्यांकन है ये आपके यूट्यूब चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे एक नाम आ रहा है, सबसे पहले हकीम अजमल खां। इनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आपको बता दें कि हकीम अजमल खां को वर्ष 1921 का अहमदाबाद का जो अधिवेशन था वहाँ पे अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि यहाँ पे जो हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था, यहाँ पे चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वो जेल में थे और जेल में होने के कारण उनके स्थान पे हकीम अजमल खां को 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 1922 में जब ये छूटे तो चित्तरंजन दास को वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी को कब अध्यक्ष बनाया गया था, महात्मा गांधी क्या कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या बोला जा रहा है कि 1876 ईस्वी में एक संगठन था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कई सारे अन्य एसोसिएशन हैं, जैसे एक है आपका बॉम्बे एसोसिएशन, एक आपका आता है पूना सार्वजनिक सभा, एक आपका आता है पूना सार्वजनिक सभा और एक आपका आता है इंडियन लीग। ठीक है, एक अगला आता है इंडियन लीग। अगला आपको देखने को मिलता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये आपको देखने को मिलता है। ये भी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। यदि हम 1876 के इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर किया था। अब जैसे हम बात करें बॉम्बे एसोसिएशन की, तो बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, दादा भाई नेरोजी ने इसकी स्थापना की थी, दादा भाई नेरोजी। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें, एम.जी. रानाडे का नाम आता है। इंडियन लीग की बात करें तो शिशिर कुमार घोष का नाम आता है, शिशिर कुमार घोष का नाम आता है। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो द्वारका नाथ टैगोर की बात आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका सही उत्तर है ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था?
1929 में लाहौर में एक अधिवेशन आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बोला जा रहा है उसका अध्यक्ष कौन था। और कल मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन रहे हैं, कांग्रेस के जो अधिवेशन रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे आयोजित हुए हैं, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है। आपको कल पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे आयोजित हुआ, दूसरे नंबर पे कौन सा शहर है और तीसरे नंबर पे कौन सा शहर है, ये आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है। कल एक ही बताया था, आज इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर आयोजित हुआ। बात हो रही है 1929 के लाहौर अधिवेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा है। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो पूर्ण स्वराज की मांग का अनुमोदन किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का अनुमोदन जो है ये इसी अधिवेशन में किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि 26 जनवरी 1930, याद रखना है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा यहीं पे की गई थी। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा जो है यहीं पे की गई थी, इसी अधिवेशन में की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे गौर करना है क्योंकि एक प्रश्न होता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो आप टिक करोगे सरोजनी नायडू को, ठीक है। और सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो याद रखना है वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। लेकिन यदि आपसे प्रश्न में जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको बताना है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप कह लीजिए पहली महिला अध्यक्ष थी। इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ और भी पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो याद रखना है एनी बेसेंट ने वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, याद रखना है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। और पहली बार महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है ये कलकत्ता अधिवेशन में मिला था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में मिला, तो वहाँ पर भी आपको बताना है कि वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहला महिला अध्यक्ष मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एनी बेसेंट का नाम हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, सी आर दास देशबंधु, विलियम बेडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइएगा कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, सबसे पहली बात कि भैया वर्ष 1907 की जब बात आती है, ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में। क्यों महत्वपूर्ण रहा था, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये इसी अधिवेशन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इस समय ये जो अधिवेशन था ये सूरत में आयोजित किया गया था और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। यहाँ पे जो सही जोड़ी है वो है सी आर दास, इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आप जानते होंगे पहले इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम हुआ करता था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये पहले नाम हुआ करता था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ ये जो नाम था बाद में ये परिवर्तित हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में इसका नाम रखा गया। क्या रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये रखा गया। और किसके सुझाव पे रखा गया यदि पूछ लिया जाए तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ये बदलाव किया गया, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कुछ सिद्धांत दिए गए थे, जैसे पहला था सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। क्या दिया गया था, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत की बात करें तो लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। दूसरा एक सिद्धांत आया था जिसको बोलते हैं तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक सिद्धांत।
और तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने ये सिद्धांत दिया था, तड़ित चालक सिद्धांत। ये दोनों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर के बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी भी की थी। जैसे पहला नाम आता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बोला था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। दूसरा नाम आता है अश्वनी कुमार दत्त। क्या नाम आता है? अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त ने बताया था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। इसके बाद अगला नाम आता है डफरिन। डफरिन ने क्या कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के? डफरिन ने कहा था वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या जो है वो सूक्ष्म है। ये डफरिन ने कहा था। अब आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के कर्जन का क्या वक्तव्य था। ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कर्जन की क्या सोच थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के। अब इस प्रश्न पे आ जाते हैं। बात हो रही है गदर पार्टी की स्थापना की। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यूएसए में। कब हुई थी? वर्ष 1913 में हुई थी। लाला हृदयलाल, रामचंद और बरकतुल्ला, ये 3 नाम आते हैं। सैन फ्रांसिस्को शहर था। बात हो रही है यूएसए की। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था आपको बताना है। बंगाल विभाजन जब घोषणा हुई तो उसके प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? आप जानते हैं ये आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। आपको पता होगा 20 जुलाई 1905 की तिथि थी बंगाल विभाजन। 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। तो दोनों तिथियां आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बात हो रही है स्वदेशी आंदोलन की। अगला आ गया, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने कहाँ पर स्वतंत्रता का राष्ट्रध्वज जो है ये फहराया था? तो बात आती है स्टुटगार्ट, जर्मनी। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या तारक दास। फास्ट जवाब दीजिएगा, क्विक रिस्पॉन्स करिएगा इसमें कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। चलिए देखना है किसका जवाब सबसे पहले आता है। याद रखिएगा, भले ही ये सेशन आपका प्रीमियर होता है लेकिन मैं इस सेशन में लगातार लाइव आपको देखता हूँ, आपके जवाब को देखता हूँ। तो आपको क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए कि जवाब किसका बेहतर आता है और सबसे पहले आता है। इसका सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया ये आपको बताना है। कर्नल वाइली का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि इनके हत्या में किसको मृत्युदंड दिया गया था? इनका नाम था मदन लाल ढींगरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है यहाँ से बिहार राज्य से जुड़े हुए घटनाक्रम। बिहार राज्य से जुड़े हुए घटनाक्रम आपको बताने हैं। अच्छे प्रश्न हैं तो चीज़ों को ध्यान से रखना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? 2 नदियों की बात हो रही, सोन और गंगा। जब आप सोन नदी की बात करते हो, आपने अपवाह तंत्र पढ़ा होगा, अपवाह प्रणाली पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि अमरकंटक से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है, ठीक है। इसमें की कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे गोपद, ठीक है, जैसे कन्हर, जैसे उत्तरी कोयल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यह रोहतास जिला है, बिहार का रोहतास जिला है जहाँ पे ये बिहार में प्रवेश करती है। और पटना स्थान पड़ता है, पटना के जो समीप ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी निर्मित है। तो सही उत्तर है बी विकल्प, पटना। अगला है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है आपको बताना है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? देखो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कंवर झील, राजगीर हिल। यदि आपको नहीं पता है, यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप गेस कर सकते हो, क्योंकि रामसर स्थल की बात हो रही है। आप जानते हैं ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था,
जहाँ पे आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की बात की गई थी। अब जैसे कैमूर रेंज है, राजगीर हिल्स है, यहाँ ये बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। बात हो रही है आर्द्र भूमि की, तो झीलों से संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर है कंवर झील। झीलों की यदि हम बात करें तो बिहार की प्रमुख झीलों में जैसे अनुपम झील आती है, ठीक है, आपको बताना है, आप बताते चलिए कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से संदर्भित है। दूसरी झील आपकी आती है कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील आपको बताना है कि कहाँ से संदर्भित है। तीसरी झील जो आती है इसको बोलते हैं घोंघा झील, ये भी बिहार से ही संबंधित है, घोंघा झील। घोंघा झील के बाद चौथी झील जो आपको देखने को मिलती है इसका नाम है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर झील। और अगला जो देखने को मिलता है वो है बरेला झील। अब ये झीलें कहाँ कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अनुपम झील की बात करें तो कैमूर में आपको देखने को मिलती है। कंवर झील बेगूसराय हो गई। कुशेश्वर झील की बात करें तो दरभंगा में देखने को मिलती है। घोंघा झील की बात करें कटिहार में आपको देखने को मिलती है। और यदि सिमरी बख्तियारपुर झील की बात करें तो सहरसा में आपको देखने को मिलती है। और बरेला झील की यदि हम बात करें तो ये वैशाली में आपको देखने को मिलती है। तो इन झीलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में किससे गंगा नदी बहती है, किस जोड़े से गंगा नदी बहती है आपको बताना है। ये जो जोड़ा दिया गया है यहाँ से कहाँ से गंगा नदी बहती है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा कि इनमें कहाँ से गंगा नदी बहती है, इन जोड़ों में कहाँ से गंगा नदी बहती है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब, इन जोड़ों में कहाँ से गंगा नदी बहती है ये आपको बताना है। फास्ट रिस्पॉन्स करिएगा। यहाँ पे कहाँ गंगा नदी बहती है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको बता दें इसका सही उत्तर है कोसी मगध। ये जो रीजन है यहाँ से गंगा नदी बहती है, ये सही है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। आप जानते हैं बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। अब इसमें कुछ नदी जो है ये दक्षिण दिशा से आके इसमें मिल जाती हैं, कुछ नदी इसमें उत्तर दिशा से आके मिल जाती हैं। तो ये रफली मैप बिहार का देखने को मिलता है गंगा नदी में। गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं इनमें आपका घाघरा नदी, इसमें आपकी गंडक, इसमें आपकी बूढ़ी गंडक, ठीक है, इसमें आपकी बागमती, ठीक है, इसमें आपकी कमला, इसमें आपकी कोसी और महानंदा। ये नदियां हैं जो उत्तर दिशा से आके इसमें मिलती हैं, मतलब दक्षिण वाहिनी बहती हुई आके मिलती हैं। अब कुछ नदियां हैं जो दक्षिण दिशा से मतलब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए इसमें मिलती हैं। जैसे सोन नदी आती है, सोन के बाद पुनपुन नदी आती है, पुनपुन के बाद फल्गु नदी आती है, फल्गु के बाद क्यूल नदी आती है और क्यूल के बाद अजय नदी आती है। अब बोला गया है कि उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर कौन प्रवाहित हो रहा है, यही नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी हैं। यहाँ पे बागमती, कमला, कोसी, गंडक, यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी की सभी जो नदियाँ हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं, मतलब ई विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है। गंगा नदी के किनारे कितने जिले बिहार के हैं जो स्थित हैं आपको बताना है। चलिए फास्ट, बिहार में कौन से ज़िले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं आपको बता दें। ये ज़िलों की संख्या है 12, ठीक है। जैसे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार, ये 12 ज़िले हैं। और इन 12 ज़िलों में पटना ऐसा है जहाँ पे गंगा की जो लंबाई है वो सर्वाधिक है, ठीक है। पटना ज़िले में गंगा सबसे लंबी आप कह सकते हैं बहती है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। चलिए राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। आपको बताना है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। आपने पढ़ा होगा, ये टॉपिक आपको दिया गया था, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समाप्त किया होगा। तो बताएं अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। तो रट जाइएगा, लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। अगला 1946 में बने अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ये 67 में पूछा गया है। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है।
सरकार की संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है आपको बताना है। इसमें कौन सा वक्तव्य सही है आपको बताना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं। इसका सही उत्तर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई विकल्प। याद रखिएगा, ई विकल्प इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आज प्रश्नों की संख्या यहीं पे समाप्त होती है। 10:30 पे आप उपस्थित रहिएगा, 10:30 पे हम मिलते हैं और आज का जो रूटीन है उस पर हम बात करेंगे। कैसा रहा ये सेशन, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि रिपीटेड सेशन है तो कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।